हंस साहित्योत्सव के पहले एडिशन के पहले दिन के इस तीसरे सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये सत्र खास है इस मायने में क्योंकि इसका विषय रखा गया है देखती परखती स्त्रियाँ, यानी हिंदी साहित्य में स्त्री आलोचकों की पहचान। जब हम इस पदबंध की बात करते हैं स्त्री आलोचक, तो उससे हमारे क्या मायने होते हैं। मुझे वर्जीनिया वुल्फ की एक बेहद ख़ास पंक्ति, उनकी जो किताब है रूम ऑफ वंस ओन में जो उन्होंने बात कही थी, वो मुझे याद आती है कि फ़र्ज़ कीजिए कि अगर शेक्सपियर की एक बहन भी होती तो क्या वे भी एक शेक्सपियर ही होती। और इस बात को की कल्पना करने के लिए कि वो शेक्सपियर कैसे नहीं होती, उन्होंने उनकी एक काल्पनिक बहन जूडिथ की कल्पना की और बताया कि किस तरह से पुरुष हमेशा समाज में वर्चस्व की स्थिति में, प्रामाणिकता की स्थिति में, आज़ादी की स्थिति में होते हैं और प्रभाव करने की स्थिति में होते हैं, और स्त्रियों को केवल मिलता है संघर्ष और घुटन। तो आज का जो विषय है वो स्त्री लेखन से भी एक कदम और आगे है। वैसे तो आप सभी जानते हैं, पिछले सत्रों में आपने वरिष्ठ वक्ताओं के मुंह से शायद सुना भी है, मैं लाइव सुन रही थी कि स्त्रीवाद जैसी कोई अवधारणा नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं स्त्री लेखन की। और अब इस सत्र में हम एक और जोखिम उठाने जा रहे हैं, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं स्त्री आलोचना की, स्त्री आलोचकों की। सबसे पहले मुझे लगता है कि इस जो सत्र का जो विषय है स्त्री आलोचकों की पहचान, मुझे लगता है कि इसमें हम ये अंतर्निहित मान के चलेंगे कि हम यहाँ स्त्रीवादी आलोचकों की पहचान करने जा रहे हैं। जो फ़र्क स्त्री लेखन और स्त्रीवादी लेखन में होता है, वही फ़र्क मुझे लगता है कि स्त्री आलोचक या स्त्री आलोचना और स्त्रीवादी आलोचना में होना चाहिए। जब हम सिर्फ स्त्री लेखन शब्द पदबंध कहते हैं तो हम स्त्री आंदोलनों के पूरे इतिहास को, स्त्री के संघर्ष के पूरे अतीत को और स्त्री विमर्श की पूरी सैद्धांतिकी को उस पूरे वार्तालाप से, उस पूरे डिस्कोर्स से, उस पूरे विमर्श से खारिज कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। उस पूरे विमर्श को हम विमर्श रहने ही नहीं देते। तो मेरा मानना ये है कि आज के इस सत्र में हम इस पूर्व धारणा के साथ चल रहे हैं कि हम स्त्रीवादी आलोचकों की बात करने जा रहे हैं। हम आज के इस सत्र में अपने वक्ताओं से जो सवाल पूछने जा रहे हैं वे स्वतंत्र हैं उनमें से किसी का भी उत्तर देने के लिए। मेरा सवाल उनसे, मेरे जो सवालात हैं उनसे वे ये होंगे कि स्त्री आलोचना से, स्त्रीवादी आलोचना से उनकी क्या समझ है, क्या मानते हैं वो इसको, उसकी क्या अवधारणा वो अपने अनुसार समझते हैं। स्त्री आलोचना के, स्त्रीवादी आलोचना की हमें आवश्यकता क्यों है, जब हमें परंपरा से बहुत सारे वरिष्ठ जाने माने आलोचकों की आलोचना पद्धतियाँ हमारे पास हैं। तो ऐसा एकाएक हम क्यों करने लगें कि हम उस सबसे अलग होकर उसको एक तरह से अमान्य करते हुए या खारिज करते हुए या उसमें कुछ ऐड करते हुए, उसमें कुछ जोड़ते हुए, कुछ घटाते हुए हम स्त्रीवादी आलोचना की अवधारणा पर हम विचार करने लगें। हम चाहेंगे कि हम बात करें कि स्त्रीवादी आलोचना के सरोकार कौन से हों। हम चाहेंगे कि इस सत्र में बात हो कि एक जैसे वीरेंद्र जी इसका जवाब दे सकते हैं कि पुरुषवादी आलोचक एक होने के नाते, आलोचक तो आलोचक होता है, वैसे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि वे पुरुष होंगे, तो कितना असुविधाजनक है उनको ये लगता है और कितना असहज उनको लगता है जब स्त्रीवादी आलोचना की बात पर उन्हें एक पुरुष आलोचक होते हुए बोलना होता है। हम बात करेंगे कि स्त्रीवादी आलोचना का भविष्य क्या है, उसकी चुनौतियां क्या हैं, उसके रास्ते के खतरे क्या हैं। मैं अभी इस
सत्र की तैयारी के लिए जब कई स्त्री आलोचकों को पढ़ रही थी, अभी ये पदबंध वैसे विकसित तो हुआ नहीं है, पर हम जिन्हें स्त्री आलोचक मानते हैं उनकी किताबों को पढ़ रही थी, तो मुझे विशेष रूप से प्रभावित किया कात्यायनी जी की किताब कुछ जीवंत कुछ ज्वलंत ने, जिसमें वो ये कहती हैं कि आलोचना को निर्मम होना चाहिए, आलोचक को निर्मम होना चाहिए, अपने ही निष्कर्षों से डर नहीं जाना चाहिए और सत्ता के सामने एक आलोचक को कभी घुटने नहीं टेकने चाहिए, उससे टकराहट से कभी बचना नहीं चाहिए। तो और जो अन्य हमारी स्त्री आलोचक हैं, गरिमा श्रीवास्तव जी, मैं उनकी आलोचना गाइनोसेंट्रिक आलोचना से बेहद प्रभावित हूँ। और मैं सुधा सिंह जी की यहाँ बात करना चाहूँगी। इसी क्रम में मैं बात करना चाहूँगी आलोचक निर्मला जैन की। हम उन असुविधाजनक सवालों से आज टकराना चाहेंगे जिन पर हम अक्सर बात नहीं करते हैं। मेरी उम्मीद है कि हम इस सत्र को उस जोखिम से बचाने की कोशिश नहीं करेंगे जिसमें हम अपने हिंदी अदब के जो स्त्रीवादी लेखन हैं उसके दुश्वारियों पर बात करते हुए स्त्रीवादी आलोचना की भी दुश्वारियों की यहाँ बात करने पर आएँ और हम आज यहाँ उस निष्कर्ष को निकालने की कोशिश करें कि एक बेहतर, एक सकारात्मक, एक जोखिम भरी, एक खतरे से भरी स्त्रीवादी आलोचना कैसी होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी रश्मि रावत जी को कि वे अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करें। नमस्कार, मेरी आवाज़ आ रही है ठीक से? तो वीरेंद्र यादव जी, प्रज्ञा जी, नीलिमा जी और आप सबको बहुत नमस्कार, जो लंच के बाद भी अपने कान हमें दे रहे हैं सुनने के लिए, उनके लिए तो एक बार तालियां होनी चाहिए क्योंकि हमारा बोलने का भी उतना तरंग नहीं बन पा रही है, तो सुनना तो और भी मुश्किल काम है। तो समय बचाने का एक तो ये तरीका हम करते हैं कि इस स्त्री रचनाशीलता का ये उत्सव, और मेरा तो ये किसी भी उत्सव में पहली भागीदारी है और मेरे ख्याल से स्त्री रचनाशीलता पे अलग से कोई उत्सव हुआ भी नहीं है, उसका हिस्सा होने में, आप सबके साथ होने में मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। तो समय बचाने का एक काम तो ये कि हंस और राजेंद्र यादव जी को नमन करते हुए जो भी बात लंच से पहले के सत्रों में बोली गई है उनमें ही मैं अपनी भावनाएं मिला के सीधे हम बातों में आते हैं। जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सबसे पहले रमाबाई पंडिता का मेरे को मिला पोस्टर बना हुआ इतनी खूबसूरत के साथ, तो मैं जैसे रमाबाई पंडिता, सावित्रीबाई फूले, इस्मत चुगताई, कुर्तलून हैदर, महाश्वेता देवी के इतने अच्छे अच्छे वाक्यों के साथ जो यहाँ पे पहुँची हूँ और सामने मेरे नामिका जी, रेखा अवस्थी और बहुत सारे सब बैठे हुए हैं। तो रश्मि भारद्वाज और सब बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि हमारे पास वो ज़मीन नहीं है। तो जो ज़मीन वो नहीं है, कौन सी ज़मीन नहीं है और वो क्या बनना था, उस पर बात करने हम बैठे हैं। और हम यहाँ बैठे हैं स्त्री आलोचना का अलग से एक सत्र, जो कि अभी उसका इतिहास अभी लिखना ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। तो ये जिन दोनों तरफ जिनके नाम पढ़ते हुए हम जहाँ से गुजर के आए हैं, दरअसल वही वो पूरी यात्रा है कि हम यहाँ तक आ पाए हैं और स्त्री रचनाशीलता पे इतना काम हो चुका कि 3 दिन का उत्सव मनाया जाए। और वो जब बहुत अच्छे से उत्खनन हो जाता, आलोचना की बारी तो उसके बाद ही आनी थी और ये भी अभी बस 2-3 दशक का ही सिनेरियो है। तो मैं जिनको याद करते हुए आगे बढ़ती, मैं मान लेती हूँ कि आयोजन समिति ने वो काम उनके पोस्टर लगा के कर लिए। तो हम ताराबाई शिंदे, जिन्होंने सबसे पहले मिथकों को देखने की एक नई दृष्टि दी, हमारे शास्त्रीय ग्रंथों को नए ढंग से देखा, जो सवाल रमाबाई, सावित्रीबाई फुले से होते हुए नवजागरण के दौर में अगर हम रामेश्वरी नेहरू वगैरह की बात करें कि एक आलोचनात्मक दृष्टि उनकी विकसित हो गई थी। और
गरिमा श्रीवास्तव जी और अन्य कई लोगों का काम इस बात को पुष्ट करता है कि वो कितनी प्रखर दृष्टि थी और नव जागरण के चेतना के समय की सीमाओं को भी वो रेखांकित कर रही थी। वहाँ से हम महादेवी वर्मा की श्रृंखला की कड़ियों में जब आते हैं, जब वो बार बार बात करती हैं कि स्त्रियाँ लिखें लिखें लिखें, इस बात पे सवाल उठाती हैं कि स्त्रियों को लिखने का माहौल नहीं मिलता और स्त्रियों के अलावा उनकी बात कोई कर नहीं सकता। पुरुष उसकी मजबूरी, उसकी वो तो समझ सकता है कि मजबूरी या दुख, लेकिन उसकी सामर्थ्य और उसकी सीमाओं को नहीं जानेगा। सीमाएं भी उसे खुद देखनी पड़ेंगी सिर्फ। और हम अब तो स्त्री विमर्श मांग पत्र से बहुत आगे बढ़ गया है, सीमाएं हम लोग देख ही रहे हैं। और सुजाता चौहान की अभी एक स्त्री आलोचना पर कोई आलोचना अभी नहीं हुई है। उनकी एक किताब अभी आई है स्त्री आलोचना की पद्धति विकसित करने पे, हम उसे प्रस्तावना की तरह ले सकते हैं। तो वो कहती भी हैं कि ये महादेवी वर्मा एक तरह से, कोई गलत बोल दिया मैंने कुछ, तो उनकी किताब में ये लिखा भी है कि महादेवी वर्मा जैसे कितने चरित्र मिलेंगे जिन्हें उनकी रचनात्मकता ने इतना कंज्यूम कर लिया कि गृहस्थी या किसी और चीज़ के लिए ऊर्जा ही नहीं बची। और वो ऊर्जा अगर वहाँ जाती तो फिर हमें क्या ये रास्ते मिलते जिसे हम नारीवाद का भारतीय स्वर कहते हैं। तो ये तो एक रिकैप की तरह से मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया कि ये जो पूरी यात्रा थी, इस यात्रा को अगर मैं एक एक शब्द में बोल रही हूँ और आप ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारे पीछे की जितनी वरिष्ठ लेखिकाएं हैं, सुधा सिंह का काम है, गरिमा श्रीवास्तव जी का नवजागरण पे काम है जो पूरा कि वो स्त्री दर्पण के अंकों को दोबारा एक लंबी भूमिका के साथ लाई, हिंदीतर स्त्री आत्मकथाओं को मतलब 6 अन्य भाषाओं की भी आत्मकथा की जो गहरी पड़ताल और विश्लेषण के साथ लाई, जो अनामिका जी, सविता सिंह जी, ममता कालिया, बहुत सारे, मैं अब नाम में नहीं जाऊंगी क्योंकि नाम लेने का तो टाइम कर्टेल कर दिया। हमने सोचा था कि जो सुधा सिंह जी वाला टाइम हमें बच रहा है, हम अच्छे से योगदानों को याद कर पाएंगे उस नज़र से, तो वो हमारे पास नहीं है। तो वो लोग थे और लगातार उत्खनन करके ऐसा एक एकेडमिक काम हमारे पास ला रहे थे कि जिसकी वजह से हमारे पास आज इतना सारी सामग्री हमारे पास हो चुकी है कि हम नई दृष्टि से, एक स्त्री आलोचना की दृष्टि से उसे देख सकें। स्त्री आलोचना की दृष्टि क्यों? तो क्यों का जवाब तो यही है जो प्रियदर्शन जी ने बोला कि सब में स्त्री शामिल नहीं है। तो ये जो जेंडर ब्लाइंडेडनेस है, ये जो मानसिक विकलांगता है, जो एक आंख से सारा परिदृश्य देख रही थी, स्त्री आलोचना दोनों आंखों से उस पूरे परिदृश्य को देखेगी। वो उस डिफाइंड जेंडर ब्लाइंडनेस को, जेंडर अंधता को खत्म करके दोनों आंखों से देखने का नाम है। और स्त्री आलोचना हमें इसलिए लगाना पड़ रहा है कि अभी स्त्री आलोचना के लिए स्त्री होना जरूरी नहीं है। इस पे मृदुला गर्ग ने भी और गीतांजलि श्री ने, कई लोगों ने कई बातें कर ली हैं कि जो रचनाकार के, जो उन्होंने बोला कि रचनाकार भी होता है, स्त्री भी होती हैं, तो परकाया प्रवेश और साहित्य की समावेशिता से सब परिचित हैं। मैं भूल रही हूँ टाइम के जवाब में थोड़ा सा। तो स्त्री आलोचना के लिए स्त्री होना जरूरी नहीं है, पुरुष भी कर सकते हैं। ये डिवीजन ऑफ लेबर स्त्री ने नहीं किया है, ये पुरुषों की चॉइस है कि वो जो नई दृष्टि खुल रही है स्त्री आलोचना की पद्धति की, चूंकि वो सारी नई दृष्टि है इसलिए ये आलोचना का एक विस्तार है, ये नई दृष्टि है। तो हम वहाँ से अगर यहाँ आए हैं तो हम अपने घर से तो हाईवे से होते हुए ही आए हैं, तो उसमें अब तक के जितनी भी पद्धति थी, जितनी भी विचार सरणियाँ थी, उसको शामिल करने के बाद हम स्त्री दृष्टि की पगडंडियों से गुजरे हैं। यानी उसमें अब तक का पिछला चला हुआ सारा रास्ता है
तो कुछ पुरुष लिख रहे हैं इस बारे में, जैसे विजय कुमार झा जी हैं, तो उन्होंने स्त्री नवजागरण पे या स्त्री दर्पण पे काम किया है और कई तरह के काम वो कर भी रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये डिवीज़न ऑफ लेबर हमारा नहीं है। मेरे हिसाब से आलोचना की एकमात्र दृष्टि स्त्री आलोचना ही हो सकती है। जब स्त्री आलोचना बहुत समृद्ध हो जाएगी तो वो सिर्फ आलोचना रह जाएगी, और जो पुरुषवादी फिर भी बच जाएंगे, जैसे आजकल सामंत बचे हुए हैं, अभी उजड़ गए हैं पर हैं, जब वो बच जाएंगे तब हम उनके लिए अलग से कहेंगे ये पुरुष आलोचक है ना। तो मेरे हिसाब से स्त्री आलोचना ये है। और जो ये कह रही थी कि ज़मीन नहीं मिलती, उसको ज़मीन देने का काम है। मैं जब तक आगे बढ़ूं, मैं स्त्री आलोचना के बारे में कुछ थोड़ी सी, जब हम परंपरा की बात कर रहे थे तो मैं निर्मला जैन के भी पास जाना चाहूँगी कि हिंदी कथा समय में 3 हमसफ़र लिख के जिस तरह उन्होंने बताया कि नई कहानी के 3 लोग जैसे स्थापित हुए, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, उनका इतना हंगामा सा मचा, बट बिना किसी शोर के, बिना आंदोलन धर्मिता के किस तरह मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा और कृष्णा सोपती लिख रहे थे और उनसे बेहतर कहानियाँ लिख रहे थे। तो स्त्री आलोचना ऐसे विनम्र कदमों से बिना किसी शोर के अपना काम कर जाती है। और जब वो इन तीनों पे लेख लिखती हैं तो जगह जगह निर्मला जैन की स्त्री दृष्टि उसमें आती है, जबकि निर्मला जैन भूमिका में ही कितनी बार स्त्री विमर्श को गाली देते हुए आगे बढ़ती हैं, थप्पड़ लगाती हुई, उसके बावजूद उनमें स्त्री दृष्टि इतनी है। तो जो एक खुले मन से पूरे आकाश को एकदम दोनों आँखों से देख के आगे बढ़ेगा, तो वो जब रचनाओं के साथ अपना संबंध बनाएगा तो वो कितनी सारी नई ध्वनियाँ होंगी। अब मैं निर्मला जैन से ही आते हुए एक इम्पॉर्टेंट जो मैं बात कहना चाहती हूँ कि मैं स्त्री आलोचना का एक मुख्य लक्षण ये मानती हूँ कि वो सांस्थानिकता का अतिक्रमण करती है। जब हम आलोचना को पढ़ते हैं, आलोचकों को, तो कभी कभी वो फीलिंग आती है जैसे हम लोग पढ़ते हैं अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, लगभग वैसे हम पुरुषों को पढ़े जा सकते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी एक लाइनेज में। यानी उनकी केंद्रीय सत्ता स्थापित होने में कहीं कुछ आवाज़ें दबी रह गई हैं। उन दबी हुई आवाज़ों को भी को मैं बहुत बोल्ड लेटर्स में लिख रही हूँ, क्योंकि जो आवाज़ें हैं वो तो हैं ही, भी को लाने का काम स्त्री आलोचना करती है। और स्त्री आलोचना के सामने ये चुनौती भी है कि अगर वो सांस्थानिक केंद्र उस सांस्थानिकता का विस्तार करेगी जिसका स्त्री आलोचना से पहले की आलोचना करती रही थी, तो वो अपना सौंदर्य खोएगी। जिस लोकतांत्रिकता के लिए, जिस समावेशिता जो स्त्री आलोचना की असली शक्ति है, मैं नाम भी नहीं ले सकती। यहाँ प्रज्ञा रोहिणी बैठी हुई हैं, इनका नाट्य आलोचना पे बहुत महत्वपूर्ण काम है, कथालोचना पे भी है। वीरेंद्र यादव जी ने गोदान के स्त्री पात्रों का बहुत अच्छा स्त्री दृष्टि से उनको उभारा है, मालती की बहन को, बहुत ही अच्छा वो मेरे को प्रसंग लगता है। नीलिमा चौहान जी ने, जिस पे इतना सारा स्त्री विमर्श, स्त्री साहित्य खप गया कि स्त्री अच्छी स्त्री उसे नहीं होना है, तो उन वर्जनाओं को ओढ़ के पतनशीलता की वो एक अपनी कहानी कहने लगती है कि हमें तो वैसा ही होना है। जिसको काट छांट के पितृसत्ता किनारे फेंक देती है, वो उन सारे गुणों को एक तमगे की तरह पहन रही है, मेडल की तरह। तो हमारे पास इतनी सारी इसकी ध्वनियाँ हैं कि अगर वो मेरे को पूरा 1 घंटा भी दे देंगी, तो अगर स्त्री आलोचना पे कोई किताब लिखेगा तो जितने नाम आएंगे मैं वो 1 घंटे में भी नहीं ले सकती। इसलिए इसे इस दृष्टि से तो सुना ही नहीं जा सकता कि मैंने किसके नाम लिए, किसके छोड़ दिए, वो तो इस पर डिपेंड कर रहा है बस कि इस समय क्या दिमाग में कौन सा बटन दब गया है। तो मैं बस 2 मिनट, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्त्री आलोचना को हम एक ऐसी काया मान सकते हैं जिसकी हर कोशिका जीवन फेंकती है। आप उसे जहाँ से उठा लो वो वहाँ से है।
क्या ममता कालिया अगर एक पत्नी के नोट्स लिख के तिरिया चरित्र के बरक्स पुरुष हथकंडे लिख रही हैं तो क्या वो आलोचना नहीं है? तो हम जब स्त्री आलोचना का इतिहास लिखेंगे तो हमें वो सविता सिंह ने शमशेर को कैसे देखा, अनामिका जी जब ये कहती हैं कि हमें देखा रद्दी के बच्चे की पुरानी कॉपी की तरह, तो बच्चे की पुरानी कॉपी की तरह इसलिए पढ़ा क्योंकि स्त्री आलोचना नहीं थी। यानी कि जब स्त्री आलोचना नहीं होती है तो रचनाकार को अपनी कलम सिकोड़नी पड़ती है, उसे जबरदस्ती अपने कंधे, अपनी अनुभूति के कंधे छील के, सिर काट के किसी तरह उसमें घुसना पड़ता है। तो आज की डेट में जो ज़्यादातर स्त्रियां अपना पुराना नारीवाद या बराबरी की जो मुहिम छोड़ के पितृसत्ता से थोड़े समझौते करने लगती हैं, मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्त्री आलोचना के विकास के साथ। और मैं अपनी बात ख़त्म, रोहिणी अग्रवाल के बिना तो मैं अपनी बात ख़त्म कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं इसको छोड़ दूं जो हम लोग छुटपुट डगमगाते हाथों से हम लोग जो कलम चला रहे हैं, वैसे मीना बुद्धि राजा की 2 किताबें आ चुकी हैं, अनुराधा गुप्ता हैं और भी कई लोग लिख रहे हैं, उनके नाम अगर मैं वो तो बहुत सालों बाद, लेकिन ऐसे 30-40 साल के इतिहास में एकमात्र रोहिणी अग्रवाल हैं जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कर रही हैं और जिन्होंने रीतिकाल, आधुनिक काल के पूरे उस दौर को समेटा है। और इसके साथ जो सुशीला टागभोरे जी की जो आलोचनात्मक लेख हैं, रजत रानी मीनू के, रजनी दिसोदिया के, अनीता भारती के, उन लेखों से हमें एक पूरा आलोचना दृष्टि का विस्तार होता हुआ मिलता है। अगर हम वंदना टेटे को नहीं पढ़ेंगे, अगर हम निर्मला पुतुल के लेखों को नहीं पढ़ेंगे तो स्त्री आलोचना का वो विस्तार नहीं होगा। तो मुझे यही लगता है कि स्त्री आलोचना के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो संस्थानिकता में कैद ना हो, और सेकंड चीज़ कि वो इंटरसेक्शनलिटीज को, समावेशिता को ना खोए। कहीं ना कहीं ये स्त्रीवादी आलोचना की हार है, दलित आलोचना की भी। अगर दलित स्त्रीवाद को फिर से इतने साल बाद फिर से एक नई आवाज़ उठानी पड़ी, तो मुझे लगता है कि हर छूटी हुई कड़ियों को जोड़ना और एक 2 आँखों से पूरी दुनिया को देखने का सपना, इस सारे अस्मिताओं के को साथ में लिए बिना नहीं चल सकता। धन्यवाद नीलिमा जी ने, और इधर से नीलिमा जी, उधर से अणुशक्ति की आंखें रेल चलवा दिए। आप सबका ऐसी फास्ट स्पीड रेलगाड़ी में इतनी सारी चीज़ें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैं एक जो मैं फील कर रही थी आपके टाइट टाइम में, क्योंकि मैं बहुत सारे नोट्स से तैयारी के साथ आई थी, वही एक रचनाकार फील करती है जब उसको देखने वाली स्त्री आलोचना नहीं होती, तो उतना कसा हुआ। जी।